आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बेक्टेल के बारे में। सिर्फ कंपनी ही नहीं, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस कंपनी के मालिक की कहानी और साथ ही कैसे अमेरिका की हर वॉर और डिजास्टर में इस कंपनी का सबसे बड़ा रोल रहा है। मोस्टली हर कंपनी के फाउंडर गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो बेक्टेल कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। कंपनी के फाउंडर का नाम था वॉरेन ए बेक्टेल, जिनका जन्म साल 1872 में अमेरिकन स्टेट इलियोस में हुआ था। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। इसके पीछे रीज़न है, इतनी सारी पावर और पैसा हासिल करने के लिए इस कंपनी ने जो कुछ किया है उसके लिए इसे सीक्रेट रहना ज़रूरी था। हर गरीब इंसान की तरह बेक्टेल का भी एक सपना था कि वो इस गरीबी के दलदल से बाहर निकले, और उनका ये सपना सच होता है साल 1898 में इंडियाना के एक अमीर फैमिली की लड़की से होती है। ये अमीर बनने की उनकी पहली सीढ़ी थी, क्योंकि इस फैमिली का एक बहुत बड़ा कैटल बिजनेस था और इस पूरी फैमिली बिजनेस की बागडोर वॉरेन के हाथ में लग चुकी थी। पर शायद अभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 19वीं सेंचुरी के दौरान अमेरिका में कैटल इंडस्ट्री पूरी तरह से क्रैश हो गई और वॉरेन का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। और इसी दौरान अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहा था और पूरे अमेरिका में रेल रोड नेटवर्क भी बिछाई जा रही थी। और इसी दौरान वॉरेन को पता चलता है कि रेलवे ट्रैक अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वॉरेन ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर काम करते हुए वॉरेन को दिन के सिर्फ 300 सेंट ही मिलते थे। पर वॉरेन की नज़रें इन 300 सेंट पर नहीं थी, बल्कि रेलवे नेटवर्क के काम पर थी। तो इसके बाद वॉरेन पूरी लगन से काम करने लगे और इनकी इस लगन को देखते हुए आगे उन्हें एक हाई लेवल जॉब ऑफर की गई। अब यहाँ से वॉरेन का सफ़र थोड़ा सा शुरू होता है, क्योंकि अब जॉब से जो पैसा वॉरेन अर्न कर रहे थे उससे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने लगे और अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू कर लिया। फिर साल 1906 में वॉरेन ने फाइनली जॉब से रिजाइन कर दिया और फुल टाइम अपना ही बिजनेस पर फोकस करने लगे, जिसका नाम आपको पता ही है, बेक्टेल। अब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन से बेक्टेल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी बनाने लगी। फिर साल 1931 में बेक्टेल कंपनी को मिलता है एक बड़ा प्रोजेक्ट, हॉवर डैम कॉन्ट्रैक्ट, और इस प्रोजेक्ट को बेक्टेल ने 5 साल में कंप्लीट कर दिया। फिर शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर और यहाँ पर बेक्टेल कंपनी अब अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए नेवी शिप बनाने लग गई थी। और वॉर के दौरान ही वॉरेन को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो थी न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अब यहाँ पर वॉरेन को मिलता है न्यूक्लियर लैब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। फिर बाद में वॉरेन की कंपनी बेक्टेल के द्वारा बनाई गई लॉस एलमस न्यूक्लियर लैब में पहला एटम बॉम्ब तैयार किया गया। बेक्टेल अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं रह गई थी, वो अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA में भी एंटर हो चुकी थी और साथ ही अब वो मोर पावरफुल भी हो चुकी थी। अब बेक्टेल एक प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी हो चुकी थी। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि साल 1961 में CIA का नया डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ था, जॉन मैकॉन। और जॉन मैकॉन कौन था? बेक्टेल का एक्स एम्प्लॉई। जॉन मैकॉन वही CIA डायरेक्टर है जिसका क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट उल्टाने और अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की असैसिनेशन को कवर अप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। और यहाँ वो टाइम था जब कोल्ड वॉर पीक पर थी और CIA डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को पलटा रही थी। और जब भी इन गरीब कंट्रीज में तख्ता पलट होता, वर्ल्ड बैंक और IMF यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जाते और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किसे दिया जाता? बेक्टेल को। टाइम के साथ बेक्टेल और CIA इतना क्लोज हो गए कि बेक्टेल को CIA का ही पार्ट समझा जाने लगा, क्योंकि सिर्फ जॉन मैकॉल ही नहीं, बेक्टेल के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज CIA ज्वाइन कर रहे थे। साल 1980 तक बेक्टेल एक मेगा कंपनी बन चुकी थी जो ग्लोबल लेवल पर काम कर रही थी। और यही वो दौर था जब मिडिल ईस्ट में तेल के बड़े रिजर्व डिस्कवर हो रहे थे। और ऐसे में बेक्टेल की नज़र पड़ती है इराक पर, क्योंकि इराक के पास वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था। उस वक्त इराक के प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन और बेक्टेल के लिए इन्हें कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ पर बेक्टेल ने गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया। तो उसके बाद US गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सर्ट को इराक भेजा। अब बेक्टेल चाहता था कि इराक से जॉर्डान तक की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले। और आपको बता दूं कि जो जॉर्ज सर्ट था वो भी बेक्टेल का ही एक एक्स एम्प्लॉय था। यहाँ पर सद्दाम हुसैन ने पाइपलाइन का प्रोजेक्ट तो नहीं दिया बेक्टेल को, पर हाँ, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट जरूर दिया। अब ये प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा था और इसी दौरान इराक और कुवैत के बीच शुरू हो जाती है वॉर। और इस वॉर में अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया और सद्दाम हुसैन पर प्रेशर बनाया कि वो इस वॉर को तुरंत ही रोके। इसके बाद सद्दाम हुसैन बहुत नाराज़ हुआ और अपने देश में काम करने वाली सारी अमेरिकन कंपनी को तुरंत वहाँ से जाने का ऑर्डर दे दिया और मजबूरन बेक्टेल को बीच में ही काम छोड़कर जाना पड़ा। अब यहाँ पर बेक्टेल भी इराक से काफ़ी नाराज़ थी। खैर, वक्त गुजरते गए और साल 2003 में इराक और अमेरिका के बीच
वॉर शुरू हुई। इसमें इराक को भारी नुकसान हुआ और अब बैक्टेल जानता था कि इन सब रिनोवेशन और रीबिल्ड का प्रोजेक्ट उसे ही मिलना है। और ऐसा हुआ भी। वॉर के सिर्फ 1 महीने बाद ही बैक्टेल को इराक में $680 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला। और इराक में बैक्टेल ने तब तक काम किया जब तक उसका अपना प्रॉफिट और टारगेट पूरा नहीं हो गया। और एक बार जब उनका टारगेट पूरा हो गया तो वो वहाँ बीच में ही प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए। उसके बाद बैक्टेल को नया प्रोजेक्ट मिलता है बोलीविया में, क्योंकि बोलीविया उस वक्त वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशन से जूझ रहा था। तो एक बार फिर से बैक्टेल को बोलीविया में पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट मिला और बैक्टेल इस चीज़ के यानी कि साफ पानी प्रोवाइड करवाने के लोगों से चार्ज ले रहा था। अब एक ऐसा शहर जहां खाने तक के पैसे नहीं है, वहां पर पानी का डबल बिल आने लगे तो परेशान तो होंगे ही लोग। फिर अगेन शुरू हो जाता है एक प्रोटेस्ट। तो फाइनली गवर्नमेंट ने बैक्टेल को आदेश दिया कि वो देश छोड़कर जाए और अगेन बैक्टेल अपना प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देती है। उसके बाद साल 2005 में अमेरिका के शहर न्यू ओरेलिना में हरिकेन तूफान आता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है और इस नुकसान को ठीक करने का प्रोजेक्ट भी बैक्टेल को ही मिलता है। अब हाल ही में रसिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन की स्थिति को सुधारने के लिए यानी कि रीबिल्ड और कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी जो प्रोजेक्ट मिला है या फिर मिलने वाला है वो बैक्टेल को ही है।